गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक आपने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को समझा। इससे नेक्स्ट है कर्मधारय समास, जो तत्पुरुष का ही भेद माना गया है। तो कर्मधारय समास है जिस समास में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय पदों में समास किया जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे इसमें बताया है विशेषण और विशेष्य। विशेषण जो शब्दों की विशेषता होती है और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। इसी प्रकार इन्हीं को उपमान और उपमेय भी कहा जाता है। लेकिन अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसकी परिभाषा हम ये कर सकते हैं जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। देखिए, आपने पहले भी पढ़ा है कि किसी समास में पहला पद प्रधान है, किसी में दूसरा है, किसी में दोनों है, तो किसी में दोनों ही गौण है। जो कर्मधारय समास है इसमें है पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे इसका उदाहरण है नीलकंठ। तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि नील मतलब नीला। जो नील शब्द है वो पहला पद पूर्व पद माना गया है। कंठ उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। तो आप देखें इसमें जो पहला पद है क्या वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है? तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नेक्स्ट है पीतांबर। पहला पद पीत, दूसरा पद अंबर। पीत मतलब पीले, अंबर मतलब वस्त्र। तो जो पहला पद है पीले वो उन वस्त्रों की विशेषता बता रहा है। नील कमल, नील पहला पद, कमल दूसरा पद। तो पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता यानी कि वो कमल की विशेषता है कि वो नीला है। इसको हम विग्रह जब करते हैं इसका तो हम जो शब्द लगाकर करते हैं। सारे जो कर्मधारय समास के उदाहरण हैं उसमें आपको जो शब्द लगा मिलेगा। तो जो शब्द के द्वारा हम इसका विग्रह कर सकते हैं। नीला है जो कंठ, पीले हैं जो वस्त्र, नीला है जो कमल। तो इसी तरह से इसका विग्रह जो शब्द लगाकर करते हैं और इसमें पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। इसी में आगे दिया हुआ है उपमान उपमेय कर्मधारय। इसमें और उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। इसका विग्रह भी हम जो लगाकर कर सकते हैं। कर्मधारय समास के बाद है द्विगु समास। देखिए, जिस समास में पूर्व पद पहला पद, संख्यावाची विशेषण और उत्तर पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास समूह का बोध कराता है। तो इसको भी हम इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं। द्विगु समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसमें हमें उत्तर पद प्रधान है वो देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम इसका सिर्फ पहला पद देख लें, क्योंकि जो पहला पद है वो क्या होगा? संख्यावाची। जैसे इसका उदाहरण है चौराहा। तो पहले तो हमें इसका पूर्व पद और उत्तर पद ये समझ में आने चाहिए। तो इसका जो पूर्व यानी कि पहला पद क्या है? चौ, और दूसरा यानी कि उत्तर पद क्या है? राहा। तो अगर हम इसका विग्रह करें, चौ का मतलब है चार राहों का समाहार। समाहार शब्द के बदले हम समूह शब्द भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि चार राहों का समूह। ऐसे ही है चौमासा, चार मासों का समाहार या समूह। दो पहरों का समूह। चवन्नी, चार आनों का समूह। तो इसमें हमें सिर्फ यही देखना है कि पहला पद जो है वो संख्यावाचक है। जिसमें पहला पद संख्यावाचक है वो कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास। उसके बाद है द्वंद्व समास। देखो, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है हमें द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? दो पक्ष, दो। तो जिस समास में पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए, ये एक ऐसा समास है जिसमें पहले पद का भी महत्व है और दूसरे पद का भी महत्व है। क्योंकि अब तक हमने क्या पढ़ा? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था,
तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान था, लेकिन जो द्वंद्व समास है इसमें क्या लिखा गया है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के समस्त पद के दोनों पदों के बीच में योजक का चिन्ह लगा होता है और समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और, अथवा, या आदि जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो लगाए जाती हैं। तो इसकी एक तो ये पहचान है कि दोनों पदों का ही महत्व है, दोनों ही प्रधान है, और दूसरा कि दोनों पदों के बीच में योजक का चिन्ह लगा होगा। जैसे इसके उदाहरण है सुख दुख, सुख और दुख, दिन रात, दिन और रात, आटा दाल, आटा और दाल, माता पिता, माता और पिता। बाकी इसमें और के अलावा हम अथवा, या इन समुच्चय बोधक अवयवों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे अगला है बहुव्रीहि समास। जिस समास के समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं। देखिए द्वंद्व समास में अभी हमने पढ़ा कि जिसके दोनों पदों का महत्व है, दोनों पद प्रधान है, लेकिन ये उसका उल्टा ही हो गया कि इस समास में क्या है कि दोनों पद गौण होते हैं। गौण का मतलब क्या है कि दोनों पदों का महत्व नहीं होता और वे मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं तथा जिसमें यही तीसरा पद प्रधान होता है। वैसे अगर हम बात करें तो समास के सारे भेदों में दो पदों की बात की गई है, लेकिन बहुव्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें दोनों पद मिलकर तीसरे पद की रचना करते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है घन श्याम, जो घन के समान श्याम है अर्थात श्री कृष्ण, तो जो श्री कृष्ण है वो तीसरा प्रधान पद है। एक दंत, एक दंत है जिसका, अर्थात किसको कहा गया, गणेश जी को। तो ये हम सब जानते हैं कि गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। ऐसे ही नीलकंठ, नीलाकंठ किसका माना गया है, शिव जी का। दशानन, 10 है जिसके आनन, दशानन किसको कहा गया है, रावण को। अब कर्मधारय समास में हम जो का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इसमें ज्यादातर हम बहुव्रीहि समास में जिसका शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसका शब्द लगाकर हम इसका विग्रह करेंगे और इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं।